नमस्कार। सीबीसी लेक्चर सीरीज में मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बात चल रही है एग्जीक्यूशन की और एग्जीक्यूशन पार्ट नंबर 7 में आज डिस्कस करेंगे अटैचमेंट ऑफ जजमेंट डेब्टर प्रॉपर्टी को। इस लेक्चर में आपके सामने 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रखे जाएंगे। सबसे पहले बात होगी प्रीसेप्ट किसे कहते हैं, किस ऑर्डर को हम प्रीसेप्ट ऑर्डर कहते हैं। इसके बाद बात होगी कि गार्निशी किसे कहते हैं और गार्निशी कहां से आ गया सिविल के प्रोसीजर में, और गार्निशी की लायबिलिटी कितनी होती है। और इसके बाद 13 अलग अलग संदर्भों में देखेंगे कि आखिर अटैचमेंट का प्रोसेस कैसे इस्तेमाल किया जाता है, अटैचमेंट कैसे कराया जाता है। अब समझिए, मुकदमा हो जाने के बाद, मुकदमे में जजमेंट और ऑर्डर डिग्री हो जाने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है डिग्री के एग्जीक्यूशन का। डिग्री के एग्जीक्यूशन के जो तरीके सेक्शन 51 में बताए गए हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका यह भी है कि जजमेंट डेबिटर की जो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको अटैच करके सेल करवाया जाए या बिना अटैचमेंट के भी उसके सेल के जरिए डिग्री को सेटिस्फाई किया जाए। तो इस पूरे प्रोसेस को, अटैचमेंट के इस पूरे प्रोसेस को लेकर आज का ये लेक्चर है। अब जो जजमेंट डेबिटर है, जजमेंट डेबिटर की इमूवेबल प्रॉपर्टी जिस कोर्ट की लोकल जुरिडिक्शन में होगा, अगर उस कोर्ट ने डिग्री दी है और वो कोर्ट एग्जीक्यूशन करने में कंपिटेंट है तो अपनी लोकल जुरिडिक्शन के अंतर्गत आने वाली जो भी जजमेंट डेबिटर की इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी उस पर वो क्षेत्राधिकार रखेंगे, वो कैपेसिटी और पावर रखेंगे कि वो जजमेंट डेबिटर की इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच कर सके। अब मान लीजिए कि जजमेंट डेबिटर की जो प्रॉपर्टी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के लोकल जुरिडिक्शन में आती है वो डिग्री को फुल सेटिस्फाई करने के लिए पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, और उसी जजमेंट डेबिटर की कुछ प्रॉपर्टी किसी दूसरे कोर्ट की जुरिडिक्शन में आती है। जजमेंट डेबिटर के पास प्रॉपर्टी है लेकिन जो कोर्ट एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है उस कोर्ट की लोकल जुरिडिक्शन में वो प्रॉपर्टी बिल्कुल पूरी तरह से सिचुएटेड नहीं, वो सिचुएटेड है किसी और कोर्ट की लोकल जुरिडिक्शन में। तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास ऑप्शन है कि वो या तो डिग्री का ट्रांसफर करें, लेकिन अगर वो डिग्री का ट्रांसफर नहीं करना चाहते, डिग्री का ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, तो उनके पास एक और रास्ता दिया गया है जिसे सेक्शन नंबर 46 में डिस्कस किया है, जिस ऑर्डर का नाम होता है प्रीसेप्ट ऑर्डर। अब प्रीसेप्ट कहते किसे हैं? प्रीसेप्ट का मतलब है एक कमांड ऑर्डर। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है उस कोर्ट को आदेश देती है जिस कोर्ट के लोकल जुरिडिक्शन में जजमेंट डेबिटर की प्रॉपर्टी सिचुएटेड होती है। क्या करने के लिए आदेश दिया जाता है? आदेश दिया जाता है उस अगली कोर्ट को, इस आदेश में साफ साफ बता दिया जाता है कि जजमेंट डेबिटर के ऊपर इतना अभी डिग्री अनसेटिस्फाइड है और इस अनसेटिस्फाइड डिग्री को सेटिस्फाई करने के लिए आदेश दिया जाता है कि आप अपने लोकल जुरिडिक्शन में जजमेंट डेबिटर की जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है इसको आप अटैच करें। कौन सी कोर्ट ऑर्डर देगी? ये तो पता है कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जिसने डिग्री पास की है, जो कंपिटेंट है, वो ये ऑर्डर देगी। किसको ऑर्डर दिया जाएगा? दूसरी कोर्ट को दिया जाएगा जिसके लोकल जुरिडिक्शन में जजमेंट डेबिटर की प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। ऑर्डर में क्या करेंगे? ऑर्डर किस बात का होगा? ऑर्डर होगा उस जजमेंट डेबिटर की प्रॉपर्टी को अटैच करने का। क्या इसके लिए डिग्री होल्डर को एप्लीकेशन देनी होगी? निश्चित है, डिग्री होल्डर को ही एप्लीकेशन देनी होगी। क्यों? क्योंकि डिग्री होल्डर का इंटरेस्ट समझिए, मुकदमा उन्होंने जीत लिया है, डिग्री होल्डर है वो, अगर वो केंद्रित नहीं करेंगे, वैसे उनको केंद्रित करना भी है, वो सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पे देते हैं कि दूसरे आदमी जो हारा हुआ है उसकी प्रॉपर्टी कहां कहां है, तो वो एप्लीकेशन देंगे प्रीसेप्ट के ऑर्डर के लिए। ऑब्जेक्ट क्या है? आखिर प्रीसेप्ट के ऑर्डर का ऑब्जेक्ट है क्या? प्रीसेप्ट के ऑर्डर का ऑब्जेक्ट है जजमेंट डेबिटर की प्रॉपर्टी जो दूसरे कोर्ट की लोकल जुरिडिक्शन में सिचुएटेड है उसको अटैच करा करके उस अटैचमेंट ऑर्डर के जरिए
डिग्री होल्डर के इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करना, डिग्री होल्डर के डिग्री को सेटिस्फाई करना, यही ऑब्जेक्ट होता है। क्या ये परमानेंट ऑर्डर होता है? प्रीसेप्ट का जो ऑर्डर अटैचमेंट का दिया जाएगा ये परमानेंट अटैचमेंट का ऑर्डर है? तो एक बात अच्छे से जान लीजिए कि परमानेंट अटैचमेंट का ऑर्डर वॉइड होता है। ये ऑर्डर एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होगा, जो कि मैक्सिमम 60 डेज के लिए होगा। मैक्सिमम अप टू द 2 मंथ के लिए ही प्रीसेप्ट के ऑर्डर इशू किए जाते हैं। जो दूसरे कोर्ट की लोकल जुरिडिक्शन में जो प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगी उसको जो अटैच करने के ऑर्डर दिए जाएंगे, जिन्हें हम प्रीसेप्ट ऑर्डर कहते हैं, जिसे सीपीसी के सेक्शन 46 में बताया गया है। इसका टाइम पीरियड, इसका लिमिटेशन, इसका टोटल टाइम लिमिट केवल और केवल मैक्सिमम अप टू द 2 मंथ होती है। इस पर ऑब्जेक्टिव के प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। अब बात उठती है कि आखिर ये जो अटैचमेंट का हम काम कराते हैं, अटैचमेंट प्रॉपर्टी का कराते हैं, इस अटैचमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है? ये तो हो गया कि प्रीसेप्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, लेकिन अटैचमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है? देखिए, अटैचमेंट के 2 ऑब्जेक्ट हैं। पहला ऑब्जेक्ट यह है अटैचमेंट का कि आप जजमेंट डेबिटर को मना करते हैं, एक उसको नोटिस देते हैं कि आप इस मुकदमे से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है, जो डिग्री आपके खिलाफ हुई है, इसको सेटिस्फाई किए बिना आप अपनी प्रॉपर्टी में किसी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे या अपनी प्रॉपर्टी पर कोई नया चार्ज बियर नहीं करेंगे। वहीं साथ ही साथ आप ये नोटिस जो है वो आम जनता तक भी पहुंचाते हैं। आम जनता को भी ये नोटिस दी जाती है कि दिस पर्सन इज टू बी द जजमेंट डेबिटर एंड सो प्लीज रिफ्रेन योरसेल्फ टू डील एनी प्रॉपर्टियल डीलिंग विद दिस पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ सच एंड सच डिग्री। कहने का मतलब कि यहां जनता को भी एक मैसेज दिया जाता है कि यह आदमी निर्णित ऋणी है, यह आदमी जजमेंट डेबिटर है, इससे प्रॉपर्टी से संबंधित समव्यवहार करने से पहले आप 100 बार सोच लीजिए। अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां आता है वो है गार्निशी। गार्निशी किसे कहते हैं? गार्निशी आपको किसी सेक्शन में नहीं देखने को मिलेगा। इसे आपको ऑर्डर नंबर 21 के गार्निशी को जब आप देखेंगे तो गार्निशी ऑर्डर 21 के रूल 46A से लेकर के 46I में डिस्कस किया गया है। अब निश्चित है कि जब देखिए कहीं भी कोई चीज ABCD करके आती है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में आए, चाहे इंडियन पेनल कोड में आए या कहीं आए, तो समझ लीजिएगा अमेंडमेंट के जरिए आई है। तो पहला प्रश्न तो यही कि ये किस अमेंडमेंट से आई है? तो ज्यादातर मेजर जो अमेंडमेंट आपको देखने को मिलेंगे वो 1976 के मिलेंगे। तो ये भी आया है 1976 के अमेंडमेंट्स। अब होता क्या है, गार्निशी क्या बवाल है? अब ये कहां से आ गए? अभी तक तो हमने प्लांटिफ सुना, डिफेंडेंट सुना, अपीलांट सुना, रिस्पोंडेंट सुना, अब ये गार्निशी कहां से आ गए? आप समझिए, इसको एक एग्जांपल के जरिए आपको समझा देता हूं, क्लियर हो जाएगा। एक्स का एक मुकदमा है वाई के साथ। कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने एक्स को डिग्री होल्डर कहा, मतलब एक्स मुकदमा जीत गया, और वाई जो कि मुकदमा हारे, ये जजमेंट डेबिटर हुए। अब जजमेंट डेबिटर की क्या लायबिलिटी है? जजमेंट डेबिटर के खिलाफ जो डिग्री पास हुई है उसे सेटिस्फाई करने की लायबिलिटी किसकी है? जजमेंट डेबिटर की है। अब यहां गार्निशी कहां है? आ रहा है भाई, इस जजमेंट डेबिटर का जो डेबिटर है, डेबिटर ऑफ जजमेंट डेबिटर इज कॉल्ड एज गार्निशी। क्या मतलब? एक्स ने मान लिया कि 1 लाख रुपए के लिए वाई के ऊपर मुकदमा किया, एक्स डिग्री होल्डर हो गया, वाई 1 लाख रुपए देने के लिए बाउंड हुए, ये जजमेंट डेबिटर हो गए। अब वाई का 70,000 रुपए, वाई का 70,000 रुपए जेड पर निकलता है। तो यहां जेड की स्टेटस क्या हुई? जेड की स्टेटस हुई कि जेड जजमेंट डेबिटर का डेबिटर है। अब जजमेंट डेबिटर के डेबिटर को 1976 में इस जुडिशियल प्रोसेस में एग्जीक्यूशन के लाया गया।
अदरवाइज जरा इसको आप दूसरे एंगल से समझिए कि क्यों इसको लाने की जरूरत पड़ी रही होगी। अब पता चला कि वाई ने क्या किया था, एक्स से 1 लाख रुपए लिए थे, वो वापस कर नहीं रहे थे। उस वाई ने 1 लाख रुपए में से 70,000 रुपए उन्होंने जेड को प्रोवाइड कर दिए। अब अगर आप जेड को बाहर कर देंगे और वाई के पास दूसरे मीन्स अवेलेबल है ही नहीं इस 1 लाख रुपए को चुकाने के, तो फिर एक्स के फेवर में जो डिग्री इशू की गई उसका बेनिफिट क्या होगा, वो सेटिस्फाई कैसे होगी। तो 1976 में अमेंडमेंट करके का ये लाया गया प्रोविजन कि अगर कोई व्यक्ति जजमेंट डेबिटर का डेबिटर है, जिसको जजमेंट डेबिटर को या तो पैसा देना है या मूवेबल प्रॉपर्टी देनी है, तो डिग्री होल्डर एप्लीकेशन देगा एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को। क्यों, क्या एप्लीकेशन देगा भाई, उसको डिग्री सेटिस्फाई करानी है। वो एप्लीकेशन देगा कि योर लॉर्डशिप मिस्टर वाई जो जजमेंट डेबिटर है, इनका जेड डेबिटर है, जेड के ऊपर इनका 70,000 रुपए बनता है। तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डायरेक्टली जेड को एक नोटिस इशू करेगी, डायरेक्टली वो जेड को एक नोटिस इशू करेगी और ये कहेगी कि मिस्टर जेड, आपको जो पैसा या मूवेबल प्रॉपर्टी वाई को देनी है, वो पैसा या मूवेबल प्रॉपर्टी आप वाई को मत दीजिए, आप उसे कोर्ट में सबमिट कीजिए, आप उसे कोर्ट में जमा कीजिए। तो यहां इस जेड को भी इस प्रोसेस में ला करके एक्स के फेवर में दी गई डिग्री को सेटिस्फाई करने का एक और मेथड इस्तेमाल में लाया गया 1976 के अमेंडमेंट के जरिए। तो गार्निशी है कौन, गार्निशी को सिंपलेस्ट फॉर्म में समझिए, डेबिटर ऑफ जजमेंट डेबिटर। वह आदमी जो जजमेंट डेबिटर को पैसा या मूवेबल प्रॉपर्टी देने के लिए बाउंड है, उसे हम कहेंगे गार्निशी। कंफ्यूज मत होइएगा, इसे सेक्शन में मत खोजिएगा, ये आपको मिलेगा रूल 46A से लेकर 46I में। क्या प्रोसेस होगा, प्रोसेस ये होगा कि जब जो डिग्री होल्डर है वो एप्लीकेशन देगा एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट क्या करेगी, जब सेटिस्फाई हो जाएगी कि हाँ जेड जो है वो वाई का डेबिटर है, तो वो जेड को एक नोटिस इशू करेगी। नोटिस क्या इशू करेगी कि आप या तो कारण बताइए कि क्यों ये ना कहा जाए कि आप पैसा या मूवेबल प्रॉपर्टी वाई के बजाय कोर्ट में जमा करेंगे, और या तो आप जो है ये पैसा या मूवेबल प्रॉपर्टी आप कोर्ट के जुरिडिक्शन में ले आइए, कोर्ट के यहां जमा कीजिए। अब मान लीजिए कि जेड की जो लायबिलिटी खड़ी हो रही है वो कुछ कंटिंजेंसीज पे डिपेंड कर रही है। अब कैसी कंटिंजेंसी, एक एग्जांपल के जरिए समझिए कि वाई के पास एक जनरेटर है जो उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, जिसको वो रेंट पे चलाता है, और रेंट पे चलाने के लिए उसने जेड को ये प्रॉपर्टी दी है, जिसके बदले में जेड क्या करता है, हर साल की 1 अप्रैल को वाई को वो 25,000 रुपए देता है पूरे साल के हिसाब से। चाहे एक भी दिन वो जनरेटर किराए पे जाए ना जाए, जेड जो है वो हर साल 1 तारीख को वाई को 25,000 रुपए देता है। तो क्या यहां पर कोर्ट अगली 1 तारीख के पहले जेड को वो 25,000 रुपए कोर्ट में जमा करने के लिए कह सकेगी? आंसर है नहीं। जिस कंटिंजेंसी पर पैसा दिया जाना है उस कंटिंजेंसी के पूरा होने पर ही डेबिटर ऑफ जजमेंट डेबिटर विल बाउंड टू प्रोवाइड आइदर द अमाउंट और द मूवेबल प्रॉपर्टी एज द डायरेक्शन बाय द कोर्ट। अब आगे आइए, यहां कहते हैं कि ये गार्निशी को ऑर्डर देने के पहले आपको गार्निशी को नोटिस देना होगा। बिना नोटिस दिए अगर आपने गार्निशी को ऑर्डर दिया है तो ऐसा ऑर्डर नल एंड वॉइड हो जाएगा। अब गार्निशी जो जेड है, इसने एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के ऑर्डर को मानते हुए वो मूवेबल प्रॉपर्टी या पैसा लाकर कोर्ट के यहां सबमिट कर दिया, तो जेड का क्या होगा, जेड यहीं से डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि जेड के खिलाफ तो आपने डिग्री दी नहीं है, जेड तो उस कहीं से भी उस केस का पार्ट एंड पार्सल है नहीं। तो इसलिए जितना कोर्ट ने उसको कहा कि आप अमुक अमाउंट जमा कर दीजिए,
या मूवेबल प्रॉपर्टी जमा कर दीजिए। उसने जैसे ही वो अमाउंट या मूवेबल प्रॉपर्टी कोर्ट के यहां लाके जमा किया, वो वहीं से डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि ये जो गार्निशी है, इसको जो नोटिस दिया गया, ना वो आता है, ना अपनी ओर से कुछ एक्सप्लेन करता है, ना ही वो पैसा दे रहा है, ना ही मूवेबल प्रॉपर्टी दे रहा है। अब क्या होगा? अब यहां पर 46A से आई को जब आप पढ़ेंगे तो ये निकल के आएगा कि अब डिग्री इस मिस्टर जेट के खिलाफ भी वैसे एग्जीक्यूट की जाएगी मानो ये डिग्री उनके खिलाफ दी गई। हम ये मान के चलेंगे कि यहां वो अब जजमेंट डेबिटर के डेबिटर नहीं है, अब वो सीधे सीधे जजमेंट डेबिटर हैं, उनके खिलाफ ये डिग्री दी गई है, ये मान करके डिग्री का एग्जीक्यूशन उनके खिलाफ भी मूव करने लगेगा। तो गार्निशी कौन है? गार्निशी कहने का मतलब डेबिटर ऑफ जजमेंट डेबिटर को हम गार्निशी कह रहे हैं। गार्निशी को आप कैसे लायबल कहला रहे हैं? 1976 के अमेंडमेंट के जरिए इसको लाया गया। क्या लाने की जरूरत पड़ी होगी? जरूरत शायद ये रही कि अगर मान लीजिए इन्होंने जो लोन आदि इनके ऊपर जजमेंट डेबिटर के ऊपर था, अगर उन्होंने उसको डिग्री होने के पहले ही किसी और को ट्रांसफर कर दिया, और अगर जिनको ट्रांसफर किया उनको आप कोर्ट के परव्यू में नहीं लाएंगे, तो डिग्री का सेटिस्फाई होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता। तो इसलिए डिग्री को सेटिस्फाई करने के लिए जो डेबिटर ऑफ जजमेंट डेबिटर है उनको भी इस परव्यू में लाया गया एग्जीक्यूशन के। इसके लिए 1976 में ये अमेंडमेंट की गई और डेबिटर ऑफ जजमेंट डेबिटर को नोटिस इशू किया जाता है। किस बात के लिए? कि वो जो अमाउंट कोर्ट कह रही है या जो मूवेबल प्रॉपर्टी कह रही है वो ले आकर कोर्ट में दे दें, या अपने एक्सप्लेनेशन दें, अपने कारण बताएं कि वो ऐसा क्यों नहीं करेंगे। अगर उनके वो कहा के कुछ कारण बताते हैं तब उस कारण पर भी कोर्ट अपने डिसीजन प्रोवाइड करेगी। अगर वो आते हैं और कोर्ट में वो अमाउंट या मूवेबल प्रॉपर्टी जमा कर देते हैं तो उन्हें वहीं से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो आते नहीं हैं या कोई कारण भी नहीं बताते हैं, प्रॉपर्टी या वो मूवेबल प्रॉपर्टी जमा भी नहीं कर रहे, अमाउंट जमा भी नहीं कर रहे, तो फिर डिग्री को हम ये मानकर एग्जीक्यूट कराएंगे कि ये डिग्री उस डेबिटर ऑफ जजमेंट डेबिटर या गार्निशी के खिलाफ दी गई। तो इतनी बातें हैं प्रीसेप्ट और गार्निशी को लेकर। अब आते हैं प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट को लेकर। अब प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट को आप ऐसे समझिए कि 13 अलग अलग हेड मैंने बनाए हैं। इस 13 अलग अलग हेड में जिस हेड में आप जाएंगे अटैचमेंट करने के लिए, उस तरीके से आपको अटैचमेंट कराना होगा। नंबर 1, अगर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को हम छोड़ दें, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के अलावा अगर किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को आप अटैच करना चाहते हैं, जो मूवेबल प्रॉपर्टी जजमेंट डेबिटर के पोजीशन में है, तो उसके अटैचमेंट का क्या प्रोसेस होगा? उस मूवेबल प्रॉपर्टी को आपको एक्चुअली सीज करना होगा। अब मान लीजिए कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी आपने एक्चुअली सीज की है वो नेचुरली डिकेबल है, वो क्षय हो रही है, और इस सीज करने के जो प्रोसेस का एक्सपेंस जो है वो इतना हो चुका है कि मूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू से ज्यादा उसको सीज करने में आपका एक्सपेंस हो चुका है। तब क्या करेंगे? तब उस मूवेबल प्रॉपर्टी को इमीडिएट सेल करा देंगे। तो अगर मूवेबल प्रॉपर्टी को आप अटैच करना चाहते हैं जो जजमेंट डेबिटर के पोजीशन में होगा, तो उस मूवेबल प्रॉपर्टी को आपको एक्चुअली सीज करना होगा। अब आइए नंबर 2, ये मूवेबल प्रॉपर्टी मान लीजिए कि अगर गाय बैल हैं, लाइव स्टॉक हैं, अगर मान लीजिए खेती में काम आने वाले जो संसाधन हैं वो हैं, या ऐसे मूवेबल प्रॉपर्टी हैं जिनको आसानी से अटैचमेंट नहीं किया जा सकता, तब क्या करेंगे? तब ऐसे चीजों को आप जिस एरिया में अटैचमेंट की जानी है उसी एरिया के किसी सम्मानित आदमी के यहां आप कस्टडी में दे देंगे।
उस सम्मानित के जो भी उस एरिया का सम्मानित आदमी कोर्ट को नजर आएगा, उसको उसके कस्टडी में ये लाइव स्टॉक, ये एग्रीकल्चर एंड इंप्लीमेंट्स, अदर आर्टिकल्स जिनका आसानी से अटैचमेंट पॉसिबल नहीं है, उसको उस सम्मानित आदमी के कस्टडी में दे देंगे। नंबर 3, ऐसा मूवेबल प्रॉपर्टी जो जजमेंट डेबिटर के पोजीशन में नहीं है, किसी और के पोजीशन में है, वहां अटैचमेंट कैसे कराएंगे? वहां कोर्ट जिस व्यक्ति के पोजीशन में वो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी उसको ऑर्डर इशू करेंगे। किस बात का ऑर्डर देंगे? वहां ऑर्डर देंगे कि आप ये मूवेबल प्रॉपर्टी जजमेंट डेबिटर को नहीं लौटाएंगे। तो क्या अपनी समझ लेंगे? अपनी नहीं समझेंगे, वो कोर्ट डायरेक्शन देगी, कोर्ट में लाके देने के लिए भी कहेगी, लेकिन आप जजमेंट डेबिटर को वो प्रॉपर्टी नहीं देंगे। इस बात का आदेश दे करके मूवेबल प्रॉपर्टी जो जजमेंट डेबिटर के पोजीशन में नहीं है का अटैचमेंट किया जाएगा। अब आते हैं, मान लेते हैं कि कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो कोर्ट के कस्टडी में नहीं है या किसी पब्लिक ऑफिसर की कस्टडी में नहीं है। जब कस्टडी में नहीं होगा तो ऐसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को आप एक्चुअली सीज करेंगे। अब उल्टा कर लीजिए कि अगर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो कि किसी कोर्ट की कस्टडी में है या किसी पब्लिक ऑफिसर की कस्टडी में है, तब क्या करेंगे? तब वहां उस दूसरी कोर्ट के नाम पर या पब्लिक ऑफिसर के नाम पर एक आदेश इशू करेंगे कि आप इसे अपनी कस्टडी में तब तक रखिएगा जब तक हम अगला आदेश नहीं देते हैं। मतलब आप इसे जजमेंट डेबिटर को वापस नहीं करेंगे, और जो कोर्ट एग्जीक्यूटिव कोर्ट अगला आदेश देगी वह उस तरह से वो दूसरी कोर्ट या वो पब्लिक ऑफिसर काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा डेट, एक ऐसा ऋण जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से सिक्योर्ड नहीं है, जिस पर कुछ मान लीजिए कि बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बनाया गया है, कोई प्रोमिजरी नोट नहीं बनाया गया है, डेट दिया गया है। अब क्या करेंगे? अब यहां पर देखिए, जजमेंट डेबिटर जो है, जो इस लोन का क्रेडिटर होगा, उसको मना कर देंगे कि आप ये लोन लेंगे नहीं, और जिस व्यक्ति को लोन चुकाना है उसको भी कोर्ट आदेश दे देगी कि आप जजमेंट डेबिटर को ये लोन वापस नहीं करेंगे। तो किसको करेंगे? निश्चित है ये लोन आप कोर्ट में सबमिट करेंगे, कोर्ट में आप जमा करेंगे। नेक्स्ट, कॉर्पोरेशन के शेयर कैपिटल को कैसे अटैच करेंगे? तो देखिए, शेयर जिन्होंने इशू किया है, जो शेयर के ट्रांसफर करने का पावर रखते हैं, उनको कोर्ट यह आदेश दे देगी कि आप जजमेंट डेबिटर के जो शेयर्स हैं इनको ट्रांसफर नहीं करेंगे और इसमें डिविडेंड का भुगतान भी नहीं करेंगे। मतलब जहां से चीजें निकलनी है, कोर्ट सीधे सीधे उनको ही रोक देगी कि आप इसमें ट्रांसफर नहीं करेंगे और ना ही कोई डिविडेंड का आप भुगतान करेंगे। इस तरह से शेयर कैपिटल को आप क्या कर सकते हैं? अटैच करा सकते हैं। नेक्स्ट, जजमेंट डेबिटर और दूसरे आदमी, कोई दूसरा आदमी भी मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी में को ओनर के रूप में है, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी में जजमेंट डेबिटर का भी शेयर है और किसी और आदमी का भी शेयर है। अब कैसे क्या अटैच कराएंगे? जजमेंट डेबिटर को आप ये नोटिस दे देंगे कि आप अपना शेयर ट्रांसफर नहीं करेंगे, अपने शेयर पे कोई चार्ज बियर नहीं करेंगे। इस तरीके से वहां अटैचमेंट कराया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पब्लिक सर्वेंट है कोई, या मान लीजिए कोई नौकरी पेशा इंसान है जो सरकार की नौकरी में है या प्राइवेट नौकरी में है और उसके खिलाफ अटैचमेंट के ऑर्डर इशू किए जा रहे हैं, उसके खिलाफ उसकी सैलरी और अलाउंस को अटैच करने के ऑर्डर हैं, तो कैसे होगा? कोर्ट जो है वो अमाउंट पहले फिक्स करेगी, कितना अमाउंट अटैच होना है। इसके लिए आपको सेक्शन 60 और 61 का जो मेरा वीडियो है उसमें वो फॉर्मूला बता दिया है कि कैसे सैलरी और अलाउंस कितना अटैच होगी। तो वो अमाउंट कोर्ट फिक्स करेगी और जिस विभाग में, जिस डिपार्टमेंट में वो आदमी काम करता होगा, उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, उसके जो मेन इंचार्ज आदमी होगा, उसको वो कोर्ट आदेशित कर देगी उतना अमाउंट डिडक्ट करने के लिए, उतना अमाउंट सीज करने के लिए। नेक्स्ट, पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है,
उसका अटैचमेंट करना है तो कैसे अटैच करेगी कोर्ट। अब देखिए पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में जिस पार्टनर के खिलाफ आदेश दिया गया है, जो पार्टनर जजमेंट डेबिटर है, उसका जो शेयर होगा उसको चार्ज कर सकती है कोर्ट। उसके शेयर को फिक्स करने के लिए हिसाब मांग सकती है, अकाउंट भी ले सकती है, उसके लिए रिसीवर भी अपॉइंट करके यहां पर अटैचमेंट का प्रोसेस करेगी कोर्ट। आगे आते हैं, अगर मान लीजिए पेमेंट ऑफ मनी डिग्री दी गई है, पेमेंट ऑफ मनी की डिग्री है जो कि मॉर्गेज या चार्ज में सेल के जरिए हो रही है, तो कोर्ट आदेशित कर देगी, कोर्ट सीधे सीधे यहां अटैचमेंट के ऑर्डर इशू करेगी और उस कोर्ट को आदेशित कर देगी जिस कोर्ट के लोकल जुरिडिक्शन में वो प्रॉपर्टी आती है। अब मान लीजिए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को अटैच करना है, तब कैसे अटैचमेंट करेंगे। अब देखिए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कहां मिलेगा, या तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अभी खेत में ही है, अभी कटाई नहीं हुई है, तो जो अटैचमेंट ऑर्डर है इस ऑर्डर की एक कॉपी जो है उस खेत पे लगा देंगे। साथ ही जजमेंट डेबिटर जहां रहता है, मामूली रूप से काम करता है, निवास करता है, उसका जहां घर होगा उस पर भी, उसके प्रोमिनेंट एरिया पर भी, प्रोमिनेंट पोर्शन पर भी एक कॉपी को आप अटैच करके, एक कॉपी को आप एफिक्स करके, चिपका करके अटैचमेंट पूरा करेंगे। मान लीजिए कि प्रोड्यूस काटा जा चुका है, तो कहीं ना कहीं किसी कमरे में, किसी घर में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को इकट्ठा करके रखा गया होगा, तो जिस घर में, जिस कमरे में वो रखा गया होगा वहां पर भी एक अटैचमेंट की कॉपी आप एफिक्स करके अटैचमेंट को पूरा करेंगे। और लास्ट है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप कैसे अटैच करेंगे। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए जजमेंट डेबिटर को आप एक ऑर्डर देते हैं जो एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर होता है। जजमेंट डेबिटर को मना किया जाता है कि वो डिग्री के सेटिस्फैक्शन तक, डिग्री के सेटिस्फाई होने तक उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे, उस प्रॉपर्टी को वो किसी ट्रांजैक्शन में ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो ये 13 अलग अलग संदर्भ हैं जहां पर प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है। अटैचमेंट का क्या प्रोसेस होगा मैंने आपके सामने रखा। तो इस लेक्चर में हमने देखा प्रिसेप्ट को। प्रिसेप्ट का मतलब प्रॉपर्टी जजमेंट डेबिटर की है, लेकिन वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के लोकल जुरिडिक्शन में नहीं है, किसी और कोर्ट की लोकल जुरिडिक्शन में आती है। तो 2 महीने तक के लिए अटैचमेंट का ऑर्डर उस दूसरे कोर्ट को एग्जीक्यूटिंग कोर्ट दे सकती है, अगर डिग्री होल्डर इसके लिए एप्लीकेशन देगा और कोर्ट सेटिस्फाई होगी तो इस ऑर्डर को आप प्रिसेप्ट ऑर्डर कहेंगे। जजमेंट डेबिटर का पैसा जिनके ऊपर बाकी होगा, जो डेबिटर ऑफ जजमेंट डेबिटर होंगे, उन्हें हम गार्निशी कहेंगे। वो भी एग्जीक्यूशन में, एग्जीक्यूशन की परव्यू में आ जाएंगे 1976 के अमेंडमेंट के जरिए, तो वो कहे जाएंगे गार्निशी। और इसके बाद 13 वो प्रोसेस आपके सामने रखा, 13 अलग अलग प्रॉपर्टीज को लेकर कि प्रॉपर्टीज कैसे अटैच की जाएंगी। सीपीसी लेक्चर सीरीज में जो अगला लेक्चर आपके सामने लेकर आऊंगा वो होगा इस अटैच की हुई प्रॉपर्टी को सेल कैसे किया जाएगा, सेल का क्या तरीका होगा, सेल से जो प्रोडक्ट निकल के आएगा, जो पैसा निकल के आएगा, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किस तरीके से उसके बारे में हिसाब किताब होगा। इस सारे चीजों को लेकर अगले लेक्चर में आपके सामने उपस्थित होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।